कोरोना पेंडेमिक का सबसे बुरा असर पड़ा फैशन इंडस्ट्री पर, क्योंकि इस इंडस्ट्री की जरूरत ही खत्म हो गई। उस टाइम पे किसी को भी नए कपड़े खरीदना कोई प्रायोरिटी नहीं लग रही थी। सब लोग सिर्फ मेडिकल सर्विसेज और अपने खाने पीने के जुगाड़ में लगे हुए थे। इसी वजह से इस पेंडेमिक ने कई छोटे फैशन ब्रांड्स को निकल लिया और कई बड़े बड़े ब्रांड्स को करोड़ों रुपए का झटका दिया। आज हम उन्हीं में से एक बहुत ही स्टेब्लिश ब्रांड रेमंड्स की बात करेंगे। अब सारे फैशन और टेक्सटाइल ब्रांड्स की तरह फाइनेंशियल ईयर 2021 में रेमंड्स भी 297 करोड़ रुपीस के घाटे में था। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे ये अगले ही फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में पॉजिटिव में आ गया। और उसके बाद अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो अब तक ये 8,337 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं और अपने पिछले 98 साल यानी कि 98 ईयर्स के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को भी तोड़ चुके हैं और अपने प्रॉफिट्स भी अब तक ये डबल कर चुके हैं। ऐसा क्या किया इस ब्रांड ने और ऐसी क्या टेक्निक लगाई जिससे इनके प्रॉफिटेबिलिटी तो बड़ी बड़ी, बल्कि जिससे आप ये कह सकते हो कि अब दोबारा कोरोना जैसा पेंडेमिक आए तो ये पेंडेमिक प्रूफ भी बन चुके हैं। चलो उठीना कैसे बात करेंगे इसी वीडियो में। तो चलो सबसे पहले जानते हैं इनके ऊपर पेंडेमिक की मार को। वही 2020 आया, सारी दुनिया कोविड के चलते बंद हो गई इंडियन मार्केट भी, इसके साथ स्कूल्स, मॉल्स, ऑफिसेज सब कुछ बंद हो गया और कपड़ों की तो जरूरत ही महसूस नहीं हुई। इसी के चलते रेमंड, जिसका 80% रेवेन्यू टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री से आता है, वो बिल्कुल ही प्रॉफिटेबल नहीं रहा। अब क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज करंट फैशन पे चलती हैं तो इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अपनी फैक्ट्रीज को चलते रहने देना है या बंद कर देना है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस थे। जैसे कि मान लीजिए अगर ये अपनी फैक्ट्री को चलते रहने देते हैं, सामान मैन्युफैक्चर होता रहता है, कपड़े टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर होते रहते हैं और वो पाइलअप होते रहते हैं, स्टॉक में पड़े रहते हैं। उसके बाद मान लो जब मार्केट खुले तो ट्रेंड्स ही बदल जाएं तो इनका जो इतना पड़ा हुआ माल है वो सब खराब हो जाएगा, एकदम जीरो वैल्यू हो जाएगा। इसके अलावा इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट भी जो लगती रहेगी उस स्टॉक को बढ़ाने में, क्योंकि सारा पैसा जो आपका है, सारी लिक्विडिटी जो आपकी है वो उस स्टॉक में पाइल अप हो जाएगी और क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में जा ही नहीं रहा तो उस पैसे का रिटर्न तो आपके पास आएगा नहीं। तो यहां पे एक लिक्विडिटी क्राइसिस भी सामने आ जाती है। तो इस सबसे निपटने के लिए गौतम सिंघानिया और उनकी टीम ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से वो इन सिचुएशंस को मिटिगेट कर सके। अब इन्हीं डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस में से एक आध का एग्जांपल रेमंड्स के सीएफओ अमित अग्रवाल जी ने दिया। उन्होंने बताया कि हर साल एक मीटअप होता था रेमंड्स के 4,000 डीलर्स का, एक तरीके का एनुअल इवेंट समझ लीजिए, जहां पे पूरे इंडिया से 4,000 डीलर्स जो हैं वो थाने प्लांट को विजिट करते थे और वहां पे विजिट करके उनको प्लांट का टूर दिया जाता था और साथ में फ्यूचर प्लानिंग डिस्कस करने के साथ साथ कुछ एडवांस ऑर्डर्स भी ले लिए जाते थे। लेकिन ये सब होता था रेमंड के अपने खर्चे पर, यानी कि उनकी जगह से उनकी फ्लाइट, ट्रांसपोर्ट, हर चीज के खर्चे के लेके थाने आने के बाद उनके रहने खाने पीने का खर्चा सब रेमंड्स बियर करता था। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये एक्सरसाइज बंद कर दी, ये एक्सरसाइज पेंडेमिक में हुई डिजिटली और आज भी ये डिजिटल ही चल रही है, जिसकी वजह से काफी पैसा रेमंड ने बचाया। इसके अलावा प्री पेंडेमिक आपने रेमंड्स के बहुत सारे स्टोर्स देखे होंगे, लेकिन पोस्ट पेंडेमिक या ड्यूरिंग पेंडेमिक बहुत सी कॉस्ट कटिंग की गई और उस कॉस्ट कटिंग में सबसे ऊपर, सबसे अव्वल नंबर रहा इनके स्टोर्स का। अब होता यह है कि जब आप ऐसी चेन के बारे में बात करते हैं जिनके मल्टीपल स्टोर्स होते हैं तो जरूरी नहीं होता कि हर स्टोर प्रॉफिटेबल हो। होता यह है कि मान लीजिए दिल्ली के 10 स्टोर हमारे इतने प्रॉफिटेबल हैं कि जो टियर 2, टियर 3 सिटीज के बाकी 10 स्टोर्स हैं उनको भी सपोर्ट कर सकें। एक ब्रांड क्रेडिबिलिटी को बनाने के लिए बहुत सारे आउटलेट्स खोले जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर आउटलेट जो है वो प्रॉफिटेबल हो। तो इन्होंने एस्टिमेट लगाया जिसके हिसाब से अगर कोई भी ऐसा स्टोर था इनका जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ 60% थी उसके ऑपरेशनल कॉस्ट से, उनको इन्होंने बंद कर दिया। करीब 150 के आसपास इन्होंने स्टोर्स बंद कर दिए जो कि काफी टाइम से प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे थे। वेरी स्मार्ट डिसीजन। इसके अलावा स्टाफ की बात करें तो बहुत सी हायरार्की होती है, बहुत सी स्टाफ लेयर्स होती हैं। अगर आप बात करोगे जैसे मैनेजर के ऊपर सीनियर मैनेजर, फिर रीजनल मैनेजर, तो ऐसी बहुत सी लेयर्स को बीच में से हटा दिया गया जिसकी वजह से हेडकाउंट कम हुआ और इनकी जो कॉस्ट थी वो भी बहुत ज्यादा डाउन हुई। इसके अलावा बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो अडॉप्ट की गई जिससे ओवरऑल हेडकाउंट्स जो हैं वो हम कम कर सकें
और इसके साथ साथ अगर आप मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे लेके आए तो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे भी बहुत ही रिगरसली कॉस्ट कटिंग करी गई। कॉस्ट कटिंग में एग्जैक्टली नहीं कहूंगा, लेकिन जो कॉस्ट इफेक्टिव वेज है मैन्युफैक्चरिंग के वो अडॉप्ट किए गए, जिससे इनकी जो वेस्टेज है, जो फैब्रिक वेस्टेज है, उसको भी ड्रास्टिकली डाउन लेके आया गया। इसके अलावा कंपनी ने अपने रिसीवेबल्स को कंट्रोल करने में काफी बड़ा स्टेप लिया। अब रिसीवेबल्स मतलब ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ये अपने डीलर्स को एक क्रेडिट लाइन देते हैं। क्रेडिट लाइन मतलब आप हमसे माल ले लो, इतने दिन में आप पैसे वापस कर देना। तो 2019 में जो क्रेडिट लाइन थी वो 98 डेज की हुआ करती थी, जिसको घटाकर 2022 में 47 डेज कर दिया गया, यानी कि बिल्कुल आधे तक घटा दी गई। यानी कि इनके डीलर्स को भाई अब 45 दिन में पैसे देने होते थे, ना कि 90 दिन में, जो आज की डेट में थोड़ी सी बढ़ाकर 57 डेज पे इन्होंने स्टेबलाइज कर दी है। अब इससे होता यह है कि इनके पास लिक्विडिटी बनी रहती है, इनका कहीं पैसा स्टक नहीं होता और इनके हाथ में ज्यादा से ज्यादा कैश रहता है। अब इन सारे इनिशिएटिव्स की वजह से जो टोटल डेट यानी कि जो टोटल कर्जा इस कंपनी में है, वो जहां पे 2019 में 2378 करोड़ रुपए था, वो आज 2023 में घट के सिर्फ 689 करोड़ रह गया है। और कर्जा इतना कम होने का सिर्फ एक कारण ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट और ये कॉस्ट कटिंग नहीं है, वरना तो आप कहोगे भाई साहब बड़ी बेवकूफ कंपनी थी ये कि इतने सालों से इतना ज्यादा कर्जा लिए हुई थी और सिर्फ इतने से स्टेप्स लेने के बाद इन्होंने इतना कर्जा उतार दिया तो इनका ऑपरेशन तो बहुत ही बेकार था। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। इन्होंने एक नई इंडस्ट्री में पैर रखा जिसकी वजह से ये अपना टोटल डेप्ट कम कर पाए। और जैसे कहा जाता है ना कि डोंट कीप ऑल योर एग्स इन सेम बकेट, वैसा सा हिसाब किताब को मिटिगेट करने के लिए इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से थोड़ा सा बाहर निकलकर रियलिटी यानी कि रियल स्टेट में कदम रखा, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि हाँ जी अगर दोबारा सेम तरीके का पैंडेमिक आ जाता है तो इतना इंपैक्ट इनको अब नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने अपना जो टोटल रेवेन्यू है वो अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इस रियल एस्टेट के बिजनेस में और जो एग्जिस्टिंग टेक्सटाइल का बिजनेस है उसमें। रेमंड रियलिटी द न्यू बिग प्लान। अब जो इनका रियल एस्टेट बिजनेस है यानी कि रेमंड्स रियलिटी, उसको बेसिकली लॉन्च किया गया था इनके चेयरमैन गौतम सिंघानिया के द्वारा 2021 में, लेकिन 10 दिसंबर 2022 से इनके पहले प्रोजेक्ट 10x हैबिटेट के 900 फ्लैट्स के पोजेशन को ओपन कर दिया गया है। और अब उसके बाद रेमंड्स रियलिटी ने अपना दूसरा प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया था जो कि 10x हैबिटेट से भी महंगा प्रोजेक्ट है और उसको ये कह रहे हैं जीएस, प्रोजेक्ट जीएस। अब मजे की बात यह है कि इतने सालों के ट्रस्ट की वजह से इन दोनों सोसाइटीज, इन दोनों प्रोजेक्ट्स के 80% फ्लैट्स ऑलरेडी बिक चुके हैं। और इनका तीसरा प्रोजेक्ट जो कि अभी फरवरी 2023 में ही लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है 10x एरा, जिसमें 900 से भी ज्यादा फ्लैट्स हैं, उसके भी 25% फ्लैट बुक हो चुके हैं। अब इस सब की वजह से फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको इनका रेवेन्यू 8,337 करोड़ बताया था, उसमें से 1,115 करोड़ जो रेवेन्यू है वो आता है इनके रियल एस्टेट बिजनेस से। और ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड ब्रांड ट्रस्ट के अलावा जो इन प्रोजेक्ट्स के धड़ल्ले से बिकने का रीजन है वो है इनकी लोकेशन। महाराष्ट्र की रेजिडेंशियल यूनिट का 50% थाने में ही है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज की डिमांड बहुत ज्यादा है यहाँ। अब क्योंकि ये प्रॉपर्टीज थाने के प्राइम एरिया में है, कंज्यूमर की बेसिक रिक्वायरमेंट इजीली फिल हो रही है, जिसकी वजह से इन सोसाइटीज को अफीम की तरह खरीदा जा रहा है। अब अफीम मतलब आई एम नॉट प्रमोटिंग ड्रग्स यार, लेकिन एक कहावत है, मतलब ऐसे कह दिया जाता है कि जो चीज बहुत जल्दी बिक जाती है उसको कहा जाता है कि अफीम की तरह बिक गई। हाँ, मतलब जेल में डलवा देना भाई। तो जी भाई साहब यही थी कहानी रेमंड्स की, कैसे उन्होंने अपने लॉस मेकिंग बिजनेस को, अपने जो पेंडेमिक हिट बिजनेस है उसको प्रॉफिटेबल किया। इसके अलावा उसको फ्यूचर प्रूफ करने के लिए कैसे इन्होंने मिटिगेट किया और अपने रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया, एक रियलिटी बिजनेस शुरू किया। ऐसे ही अगर चुलबरी वीडियोस आपको देखने का मन है तो भाई सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, क्योंकि हर वेडनेसडे और सैटरडे ऐसी ही बिजनेस केस स्टडी रिलेटेड वीडियोस जो है हम इस चैनल पे लेके आते रहते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भाई, क्योंकि लाइक करते हो तो यूट्यूब में को पता चलता है कि ये लड़का सही काम कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।